हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच के मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर 2 के बारे में। पहला लेक्चर काफ़ी लोगों ने देखा, अच्छे से देखा। अब हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे आगे की बातों का मोल कॉन्सेप्ट की, जैसे परसेंटेज यील्ड वगैरह है और एम्पिरिकल फार्मूला है। हम लोग जो बात कर रहे हैं, काफ़ी लोग के कमेंट कर रहे हैं ना कि सर कोर्स कब ख़त्म होगा। नवंबर में मेरे भाई कोर्स ख़त्म हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से। और लेक्चर की लेंथ ये मान लो कि 1 घंटे से लेकर 1.25 घंटे तक होगी। कुछ कुछ लेक्चर छोटे होंगे इनिशियली, फिर लेक्चर की लेंथ 1 1.25 घंटे 1.5 घंटे तक पहुंचेगी। तो हर चैप्टर में लगभग 4 से 5 लेक्चर होंगे। कोर्स नवंबर तक खत्म हो जाएगा। सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर दूंगा और एनसीईआरटी भी डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बढ़िया बात यह है कि तुम्हें लगातार रेगुलर रहना है भाई, रेगुलरिटी से पढ़ना। एक दिन में 2 लेक्चर या एक दिन में 4 लेक्चर नहीं देखने। इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू अटेंड दीज लेक्चर्स, है ना। इस पर ही बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक वीडियो इस पर ही बनता है। मेरे को समझ में आ गया कि तुम लोगों के जो डाउट्स हैं उन पर एक वीडियो बना देंगे। पहले और डाउट भेज दो, मैं बना दूंगा वीडियो, उसकी कोई मतलब हेक्ट नहीं है उसमें। ठीक है, अब बात आती है आगे पढ़ने की। और 12th वालों का सैटरडे से शुरू हो रहा है, तो सैटरडे को तुम्हें लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन से शुरू कर रहे हैं। ऑर्गेनिक जो लोग कह रहे हैं ऑर्गेनिक से शुरू कर दो भाई। पहले जीओसी और आइसोमेरिज्म की प्लेलिस्ट पे जाके जीओसी और आइसोमेरिज्म देख लो। वहाँ पे जब देख के कंफर्टेबल हो जाओगे तब हम लोग ऑर्गेनिक शुरू कर पाएंगे। इसलिए मैंने थोड़ा टाइम दिया है और मैं भी करा दूंगा। ठीक है, अब पहली क्लास के नोट्स और तुम्हें पीडीएफ सब मिल गया होगा। तो मैंने ये बताया था कि हम लोग dextercam.in पे जाएंगे। वहाँ पे हमें कोर्स में मेन्यू बार पे क्लिक करके बैच सेलेक्ट करेंगे और बैच सेलेक्ट करके अपने काम की नोट्स और प्रैक्टिस शीट्स डाउनलोड कर लेंगे। और हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली लिंक दे रखा है, वहाँ से भी जाके तुम ये काम कर सकते हो। ईजी काम है, डेक्स्टर कैंप पे जाना पड़ेगा यार, हमें ना थोड़ा नाम भी याद हो जाएगा। और लोगों को शेयर नहीं हो रहा है, बहुत कम लोग देख रहे हैं। देखो इंथू नहीं आता यार, जब कम लोग देखते हैं ना तो इंथू नहीं आता। ज़्यादा लोग देखेंगे तो मेरे को और इंथू आएगा, लगेगा कि ज़्यादा लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो मैं और ज़्यादा अच्छे से मतलब लगा रहूँगा ना कि थोड़े लोग बढ़ने चाहिए, है ना। ग्रेजुअली बढ़े, मेरे को एक दिन में नहीं चाहिए, ओवरनाइट मतलब मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ग्रेजुअली लोगों का बढ़ना चाहिए कि जैसे कम से कम 2-3 हज़ार लोग तो देखें कम से कम एक वीडियो को। तो अच्छा लगता है कम कि ज़्यादातर लोगों को मैं सिखा पा रहा हूँ या ज़्यादातर लोगों की मदद कर पा रहा हूँ, है ना। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे सारी बातें चल रही हैं। लगातार मैं डिस्कशन कर ही रहा हूँ लोगों से। ठीक है, चलो भाई कोर्स को अपने आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स की। मेथड ऑफ नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोल्स में मोल्स को हम लोग 3 तरह से काउंट कर सकते हैं। बाई काउंटिंग नंबर्स ऑफ द पार्टिकल्स, हम लोग सीधे काउंट करना शुरू करें कि 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 5 पार्टिकल, ऐसे काउंट करते रहें। और काउंट करते करते हम लोग कहाँ तक पहुँच जाएँ, एन के बराबर पहुंच जाए तो हम कह देंगे क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। एन मतलब एवोगैड्रोस नंबर तक हम काउंट कर ले तो हम कह देंगे 1 मोल हो जाएगा। और तुमने लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन किया होगा और तुमने देखा होगा लगभग 10 लाख साल से ज़्यादा लग रहे थे अगर हम रुपए काउंट कर रहे थे। 100 करोड़ रुपए पर सेकंड खर्च कर रहे थे तब भी, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। यानी काउंटिंग इज़ नॉट अ गुड वे। फिर भी हम लोग काउंटिंग करके भी एक तरीका मान लेते हैं कि इसे निकालते हैं। दूसरा तरीका क्या है, बाय मेजरिंग द मास और वेट ऑफ द नॉन सब्सटेंस। किसी नॉन सब्सटेंस का मास या वेट अगर हमें पता हो, मास और वेट इसमें mg नहीं लेंगे भाई। ये मत कहना कि सर वेट तो mg होता है ना। इसमें मास और वेट हम लोग सेम चीज़ मानेंगे। मास और वेट लेंगे तो उससे जो भी नॉन सब्सटेंस होगा उसके हम मॉलिकुलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे अभी हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। बिल्कुल आसान बात है, आसानी से सीख सकते हो। और इस चैनल का फ़ायदा ये है कि तुम अपनी ऑफलाइन क्लास को बार बार पीछे नहीं ले जा सकते। जो मेरे से ही पढ़े वो मेरे को पीछे नहीं ले जा सकते, लेकिन इसे पीछे जाके मेरी बात बार बार सुनी जा सकती है। तो बेहतर तरीके से तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। तुम कहीं भी पढ़ रहे हो, मेरी गारंटी है कि केमिस्ट्री तुम्हारी अच्छी कराना मेरी जिम्मेदारी है। और मैं एक बार जिम्मेदारी ले ली है तो जैसे मैंने एडवांस के लिए करा था, इस बार भी मैं कोर्स ख़त्म करूँगा विद इन टाइम। ठीक, अब कह रहा तीसरा तरीका क्या है, बाई मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस। वॉल्यूम ऑफ द गैस मेजर करके भी हम लोग मोल्स बता सकते हैं, जो एसटीपी कंडीशन में करते हैं। तो एक एक करके तीनों मेथड्स को हम लोग देख लेते हैं। पहला मेथड है फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और आइंस कुछ भी हो, डिवाइडेड बाई Na क्या था, एवोगैड्रोस नंबर। Na का मतलब क्या था, Na मीन्स एवोगैड्रोस नंबर, ये Na था। ठीक है, ज़्यादा कॉन्क्रीट थ्योरी वाला पोर्शन मैं लिख के रखता हूँ और प्रॉब्लम्स में यहाँ पे ला के दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इन टर्म्स ऑफ मास कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मास के टर्म में कैसे निकालेंगे। मास के लिए लिखेंगे गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, और इसी को नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी
कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ग्राम एटम से कंफ्यूज मत होना, ग्राम एटम्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ही होता है। लिख दूं क्या यहाँ पे, चलो लिख देता हूँ एक लाइन कि नंबर ऑफ ग्राम एटम इज सेम एज नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है, चीज़ों को सिंपल रखते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाते हैं ना, आसानी से बात समझ में आ जानी चाहिए। अब फ्रॉम द गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस, अगर फ्रॉम गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस से निकालें तो एट एसटीपी कंडीशंस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज 22.4 लीटर्स। ये कैसी कंडीशन है, ये ओल्ड एसटीपी कंडीशंस हैं जो अब यूज़ नहीं होती, एनसीईआरटी ने भी चेंज कर दी है। मैं एनसीईआरटी भी पढ़ूंगा, चैप्टर खत्म होने के बाद एक लेक्चर होगा जो केवल एनसीईआरटी का होगा 20-25 मिनट का, वो फटाफट एनसीईआरटी में रीड कर दूंगा पूरी तुम्हारे लिए अंडरलाइन करके, ठीक है, जिससे स्कूल वालों को दिक्कत कम से कम है। एसटीपी के फुल फॉर्म क्या है, एस स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर। द कंडीशंस आर, क्या है एसटीपी कंडीशंस, द प्रेशर शुड बी 1 एटीएम। एटीएम इज द यूनिट, एटीएम इज नॉट ऑटोमेटिक टेलर मशीन, पैसे नहीं निकाल सकते इससे। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और लिख देते हैं यहाँ पे एटीएम मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर शुड बी 273 केल्विन और वॉल्यूम तब कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर्स हो जाएगा। जो न्यू एसटीपी कंडीशंस हैं, जो न्यू एसटीपी कंडीशंस हैं उनमें क्या होगा, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ध्यान से सुनना, न्यू एसटीपी कंडीशन में कुछ बदलेगा तभी तो न्यू आई है, नहीं तो ओल्ड ही रहती है, तो सिंपल बात है। तो न्यू एसटीपी कंडीशन में क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट न्यू एसटीपी कंडीशंस इज 22.7 लीटर। यहाँ पे कन्वर्जन क्या किया हमने, जो प्रेशर ले लिया वो 1 बार ले लिया। ध्यान से देखना, हमने प्रेशर वहाँ पे क्या था 1 एटीएम था, यहाँ पे क्या है 1 बार, और टेम्परेचर सेम है। यानी एसटीपी कंडीशंस ओल्ड हो या न्यू है, न्यू में क्या है 1 बार है और ओल्ड में 1 एटीएम है। ठीक है, चलो भाई, अब यूनिट्स ऑफ प्रेशर, क्योंकि एटीएम और हमें बार में रिलेशन भी निकालना है, तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 mm ऑफ मरकरी या 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी या 760 mm ऑफ मरकरी। तो mm ऑफ मरकरी यानी कि हम, तुमने अगर पास में हो तो तुम्हें बात पता होगी, 11th में तो तुम्हें पता होगा कि प्रेशर को हम लोग P इज इक्वल टू रो, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच से भी नाप लेते थे। तो मैं लिख ही देता हूँ, प्रेशर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, डी जी एच कर लो, तो हम डेंसिटी के हिसाब से भी प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। डेंसिटी मतलब कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उसका प्रेशर हम उतना ज़्यादा ले सकते हैं। हाइट पे डिपेंड करेगा, कॉलम की हाइट पे, मरकरी कॉलम की हाइट पे। अब मरकरी क्यों चूज़ किया ये तुम्हें कमेंट करके बताना है, देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं कि वाई वी चूज़ मरकरी इंस्टेड ऑफ वाटर। ठीक है, चलो कमेंट करके बताना। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, वाई मरकरी इज चूजन over water for measuring the pressure। इस क्वेश्चन का आंसर लिख के लाना है तुम्हें, ये प्रश्न लिख दिया मैंने, इसका आंसर लिखना है। देखो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, मेरी लैंग्वेज ऐसी है कि तुम्हें पूरी बात समझ में आ रही होगी। प्रेशर को तुम दबाव कह सकते हो, ठीक है, मेजरिंग मतलब हमें मेजर करना, ये तो सब ये नॉर्मल टर्म है, इन्हें तो याद ही रखना पड़ेगा ना। हिंदी इंग्लिश एक समान है इनके लिए। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, किसी दिन अपनी कहानी भी सुनाऊंगा, फुर्सत में होंगे, तुम लोग सुनने में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके बताना, मैं अपनी कहानी भी सुनाऊंगा तुम्हें कि मैंने कैसे कैसे पढ़ाई की, कहाँ गया, क्या हुआ मेरे साथ, कभी फुर्सत में, है ना, अभी नहीं। चलो बात करते हैं। 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर, 760 टॉर, टॉर इज ऑल्सो यूनिट। 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 बार और 1 बार इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल। तो 1 ATM इज इक्वल टू हो जाएगा 1.0325 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल, और इसी को पास्कल को हम SI यूनिट भी कहते हैं। यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 होता है, हमने 273 ले लिया। अगर तुम एग्जैक्ट करना चाहो तो यहाँ पे 0.15 लिख लो। वैसे एग्जैक्ट हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम तो इन जनरल क्वेश्चन में 273 ही ले लेते हैं। और F-32/9 इज इक्वल टू C/5, ये फ़ारेनहाइट स्केल में है। वॉल्यूम की यूनिट्स में भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब,
और इसी को हम 1 लीटर कहते हैं या 10⁻³ मीटर क्यूब कहते हैं। तो 1 लीटर में कितना हो गया, 10⁻³ मीटर क्यूब हो गया। और 1 सेंटीमीटर को हम 1 cc कहते हैं। जब तुम बाइक चलाते हो तो तुम कहते हो ना कि 250 cc की बाइक चाहिए या 350 cc की चाहिए या 1400 cc की बाइक चाहिए या 720। मैंने मतलब हार्ले डेविडसन वगैरह चला रखी है तो वो बहुत भारी होती है। तो सीसी का मतलब क्या है, सीसी का मतलब होता है कि इंजन की कैपेसिटी कितनी है, वॉल्यूम कैपेसिटी कितनी है, जिससे कि वो कितना पावर जनरेट करेगा, ठीक। और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल हो जाएगा 10⁻³ लीटर क्यूब। अब इसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन जो है बेसिकली हमें स्टेट्स ऑफ मैटर में आएगी, स्टेट्स ऑफ मैटर में आएगी। और आइडियल गैस इक्वेशन हमें बताती क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT। अभी फिलहाल के लिए हम इसे ध्यान रखेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV = nRT। जब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर करेंगे तो इस इक्वेशन को कहाँ से आई और ये कैसे लिखी गई ये भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV = nRT। यहाँ पे P क्या है, P प्रेशर है, T टेम्परेचर है, V वॉल्यूम है और N नंबर ऑफ मोल्स हैं। R जो है, R इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन मोल होती है या 8.314 जूल केल्विन पर मोल होती है या 2 कैलोरीज पर मोल केल्विन होती है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो हम ATM लीटर और केल्विन जूल में एक रिलेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि ATM लीटर भी जूल के जैसी यूनिट है, क्योंकि केल्विन पर मोल सेम है। तो ATM यूनिट लीटर इज यूनिट ऑफ वर्क। इस बात को प्रूफ कर देते हैं, कैसे, W = क्या होता है, या प्रेशर लिख लो सीधे कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को लिख लिया प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो इसमें D से मल्टीप्लाई किया और D से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत। तो F इंटू डी लिख लिया। मैं यूनिट्स बता रहा हूं, मैं फॉर्मूला में बता रहा हूं। F इंटू डी क्या हो गया, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस इज वॉल्यूम। तो ये भी वर्क हो गया और ये भी वर्क हो गया। इसे हम PV वर्क कहते हैं और इसे नॉन PV वर्क कहते हैं, ठीक है। तो इनकी यूनिट्स को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं छोटे छोटे से, हम सब लोग लगाएंगे मिलजुल के और अच्छे से समझ लेंगे बात को। तो जो भी पढ़ा है अब उसके रिगार्डिंग 3-4 क्वेश्चन करते हैं फटाफट। क्या कह रहा है, A piece of copper contains 6.022 into 10⁻24 atoms. How many moles of copper atoms does it contain? देखो भाई ये बात ध्यान रखना, ये लेक्चर 11th वालों के लिए भी है। तो जो 12th प्लस वाले हैं यानी 12th ड्रॉपर हैं, मैं ड्रॉपर को प्लस कहता हूँ, तो जो 12th प्लस वाले या 13th वाले या ड्रॉपर हैं या फिर जो 12th में, उन्हें ये क्वेश्चन सिंपल लगेंगे तो इन्हें तुम स्किप भी कर सकते हो या तेज़ी से लगा के आगे बढ़ा दो, है ना। इस पर तेज़ी से निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ सवालों को ही कर पाओगे ऐसा। लेकिन आंसर सही निकालना हर क्वेश्चन का जरूरी है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए कॉपर के, मैं 11th वालों को ध्यान में रख के भी लिख रहा हूँ, 6.022 इंटू 10⁻24। तो ये काउंटिंग वाला मेथड है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर कितने हो गए, 6.022 इंटू 10⁻24। ये गिवन नंबर ऑफ एटम्स हैं डिवाइडेड बाय n। यही तो फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने। तो ये कितना आ गया, 6.022 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो आ गया 10। तो इसका सिंपल आंसर आ गया 10 मोल्स। आंसर बिल्कुल आसानी से निकाला, सिंपल सवाल था, तुमसे भी लग गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ NaOH कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ NaOH, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट। तो क्या करेंगे, गिवन वेट ऑफ NaOH कितना है, अब ये हमें वेट वाले तरीके से निकालना है। तो गिवन वेट ऑफ NaOH इज 20 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ NaOH हमें निकालना पड़ेगा। मोलर मास ऑफ NaOH कितना आ जाएगा भाई, Na का 23, मैंने लास्ट क्लास में कही थी कि ये याद रखेंगे, तो लोगों ने याद कर लिया होगा, मैं मान लेता हूँ ऐसी बात। 23 + 1 + 16 यानी कि 40। तो मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स विल बी गिवन मास in grams upon molar mass
तो ये 20/40 यानी कि 0.5 मोल्स आ गए। इससे सरल सवाल मैं प्रैक्टिस नहीं करा सकता था, बाकी शीट्स में सवाल दिए हुए हैं तो मैंने सबके थोड़े थोड़े सवाल उठा लिए हर तरीके के जिससे तुम कर सको। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ SO2। तो 5 मोल ऑफ SO2 का मास कैसे निकलेगा, तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितना है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 5 मोल्स है। मोलर मास ऑफ SO2 कितना हो गया, मोलर मास ऑफ SO2 हो गया 32 + 2 × 16 यानी कि 64 ग्राम्स हो गया। तो मोल्स की डेफिनेशन क्या होती है, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। तो मोल्स कितने दिए हमें 5, गिवन मास हमने मान लिया W निकालना हमें, और ये 64 हो गया। तो W की वैल्यू कितनी आ गई 64 × 5 यानी कि 5 4 = 20 आ गया आंसर। सिंपल बात है, आसानी से लग जाना चाहिए, इसमें किसी भी 11th वाले बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और 12th वालों को तो वैसे भी नहीं आनी चाहिए। अब देखो मैंने सबकी थ्योरी पढ़ाई और सबका धीरे धीरे एक एक करके सवाल लगा दे रहा हूँ जिससे कि तुम्हें आराम हो जाए, है ना। क्या कर रहा है, अ सैंपल ऑफ हीलियम गैस ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर्स वॉल्यूम एट 1 atm and 273 Kelvin, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम आर प्रेजेंट इन द सैंपल। तो हमें कंडीशंस क्या दी हुई हैं, कंडीशंस गिवन आर, प्रेशर कितना दिया 1 atm और टेम्परेचर दिया है 273 केल्विन। तो यानी कि ये ओल्ड STP कंडीशंस हैं। इतनी बात आसानी से समझ में आनी चाहिए कि ये ओल्ड STP कंडीशंस हैं। तो मोल्स पूछ रहा है, तो 22.4 लीटर्स ऑफ गैस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ गैस एट STP। तो 5.6 के लिए यूनिटरी मेथड लगा देंगे, तो यह आ जाएगा 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4, तो यानी कि 1/4 मोल्स आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यू STP कंडीशन है, इसे होमवर्क के लिए करके रखेंगे और आंसर सब लोग बताएंगे। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसे तो कर ही लोगे। न्यू STP कंडीशन ध्यान रखना, पीछे जाके रिवाइज करनी है कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता था 22.7 होता था। वैसे तो ओरली करा जा सकता है इस सवाल को, लेकिन फिर भी अभी इजी लग रहा है ना, बहुत सरल सरल चल रहा है। अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, इतना सरल तो सबको आता होगा। ठीक है, अब बात आती है कठिन वाली, यहाँ से स्टोइशियोमेट्री शुरू होती, वहाँ तक तो बच्चों वाली बात थी। अब बात आती है लिमिटिंग रेजेंट की। लिमिटिंग रेजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रेजेंट की डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं कि लिमिटिंग रेजेंट क्या होता है। तो लिमिटिंग रेजेंट क्या है, द रिएक्टेंट विच गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑन बीइंग कंप्लीटली कंज्यूम्ड इज नोन एज लिमिटिंग रेजेंट। यानी कि जो सबसे कम अमाउंट प्रोडक्ट का दे वो क्या है, लिमिटिंग रेजेंट है। या इसे हम कैसे कह सकते हैं कि जब रिएक्शन हो रही हो तो जो सबसे पहले रिएक्टेंट खत्म हो गया, दैट रिएक्टेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रेजेंट। समझे मेरी बात, कि जब कोई रिएक्शन हो रही हो तो कोई रिएक्टेंट जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा उसे हम लिमिटिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बाजार मान लो चॉकलेट्स लेने जा रहे हैं, तो दुकानदार के पास चॉकलेट लिमिटेड हो सकती हैं या तुम्हारे पास पैसे लिमिटेड हो सकते हैं कि तुम कितनी चॉकलेट खरीद पाओगे, इस बात पे डिपेंड करेगा हाउ मच मनी यू हैव। तो लिमिटिंग रेजेंट क्या है तुम्हारे लिए, पैसा है। चॉकलेट्स तो दुकानदार पूरा गत्ता खोल के दे देगा यार, पूरा कार्टून होगा उसके बाद दे देगा तुम्हें खोल के। तो चॉकलेट्स तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे पास पैसा क्योंकि लिमिटेड होगा, इसलिए क्या होगा, पहले क्या एग्जॉस्ट हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा। तो जो पहले खत्म हो गया वो डिसाइड करेगा कि तुम कितनी चॉकलेट्स खरीद पा रहे हो। यानी एंड प्रोडक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, जो इनिशियल है। बात समझ में आई तो ओके लिखना भाई। ठीक है, तो जो पहले एग्जॉस्ट हो गया वो क्या है, हमारा लिमिटिंग रेजेंट है। मैं इस बात को मान लेता हूँ कि तुम्हें ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, जैसे खाना खाते समय अगर हम मान लो कि दाल रोटी, और ये मानते हैं कि हम कोई भी चीज़ सूखी नहीं खाएंगे, तो मान लो अगर हम दाल रोटी खा रहे हैं तो हमारा पेट भरेगा या नहीं भरेगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि रोटी कम है या दाल कम है। अगर दोनों चीज़ एम्पल अमाउंट में एक्सेस में तो पेट भर ही जाएगा,
कभी ना कभी तो भरेगा, किसी का 2 रोटी से भरेगा, किसी के 15 रोटी से भरेगा, लेकिन भर तो जाएगा ही। लेकिन अगर हमारे पास मान लो दाल लिमिटेड है, कम है, तो हमारा पेट नहीं भर पाएगा। मान लो दाल बहुत थोड़ी सी दी कटोरी में, तो मैं आधी कटोरी से भी कम, और कहा तुमसे 15 रोटी खानी नहीं खा पाओगे, 2 रोटी खानी नहीं खा पाओगे। तो इस बात पे डिपेंड करेगा तुम्हारा पेट भरा या नहीं भरा, क्योंकि कोई एक चीज़ लिमिटिंग होगी। सबसे अच्छा पैसे वाला एग्जाम्पल है कि पैसा लिमिटिंग है, इसीलिए हम अपनी सारी मन की चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे केमिकली पढ़ें तो हम क्या लिखेंगे, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, A + B गिव्स C + D। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में इस रिएक्शन को पढ़ना सिखाया था, कैसे पढ़ते हैं कि 1 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ B टू गिव 1 मोल ऑफ C एंड 1 मोल ऑफ D। T = 0 पे हमने क्या किया, T = 0 मतलब वो टाइम जब हमने रिएक्शन को देखना शुरू किया। इसके हमारे पास 10 मोल्स थे A के, ठीक है, और B के हमारे पास 5 मोल्स थे। A के 10 मोल्स थे और B के 5 मोल्स थे। तो हमसे पूछा गया कि C और D के कितने कितने मोल्स बनेंगे। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई 1 मोल A से 1 मोल B का रिएक्ट कर रहा है, तो 10 मोल ऑफ A से 10 मोल ऑफ B रिएक्ट करने चाहिए, लेकिन B के हमारे पास हैं कितने, 5 मोल्स हैं। तो कौन कम है हमारे पास B कम है। जब B हमारे पास कम है तो B विल डिसाइड कि कितना A कंज्यूम होगा और कितना C और D बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि B विल डिसाइड कि कितना A कंज्यूम होगा और कितना C और D बनेगा। तो T = T पे 10 में से कुछ 5 मोल्स कम हो गए होंगे, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल लेकर है, इसमें से भी 5 मोल्स कम हो गए होंगे। तो ये बचा 0 और ये बचा 5 मोल्स। तो जो खत्म हो गया वो हमारा क्या है, LR है। LR का मतलब लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। अब दिस लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड कि C और D कितना बनेगा। तो 1 मोल से 1 मोल बन रहा था, इसलिए 5 मोल से कितना बनेगा, 5 मोल्स बनेंगे। किसके, मैं दूसरे कलर के पेन से लिख दे रहा हूँ, इससे कितने बनेंगे, 5 मोल्स बनेंगे किसके, C के, एंड 5 मोल्स ऑफ D। बात समझ में आई कि 10 क्यों नहीं बने, क्योंकि B डिसाइड कर रहा है। ये सवाल सिंपल था, इसे थोड़ा सा और घुमा लेते हैं। मान लेते हैं कि रिएक्शन लिखी है, नेक्स्ट है कि 2A + 3B गिव्स 2C + 4D। ठीक है, T = 0 पे इसके फिर से 10 मोल्स ले लिया और इसके भी 10 मोल्स ले लिया। अब जब दोनों के 10 मोल ले लिए तो तुम कहोगे सर ये तो दोनों बराबर हैं, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कहाँ है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं देखते हैं, नो 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 नो, ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं कि हम 2 मोल्स ऑफ A से 3 मोल्स ऑफ B रिएक्ट करा रहे हैं। तो अगर हम इसे वैसे लिख लें यूनिटरी मेथड से, 2 से 3 लग रहा है तो 10 से कितना लगेगा, 10 से लगेगा 15। लेकिन हमारे पास है कितना, 2 से 3 लग रहा है तो 10 से कितना लगेगा, 15 लगेगा, और हम पास है कितना, 10 ही है। तो यानी कि B खत्म हो जाएगा, तो मतलब B डिसाइड करेगा। और इसे अच्छा तरीका क्या है निकालने का कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लो चुपके से। कौन बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो LR क्या हो जाएगा, LR हो जाएगा B। अब देखो B के 3 मोल से 2 मोल लग रहे थे, B के 3 मोल से कितने लग रहे थे, 2 मोल लग रहे थे, तो 10 से कितने लगेंगे, 2/3 × 10 यानी कि 20/3। तो 10 - 20/3 ये LR हो गया। अब इसके B से कितने बन रहे थे, C के 3 से 2 बन रहे थे, तो 10 से कितने बनेंगे, 20/3। और 3 से 4 बन रहे थे, तो 3 से 4 बन रहे हैं, तो 10 से कितने बनेंगे, यूनिटरी मेथड वाइज समझ में आ रहा, 40/3। तो C और D पता लग गया और LR भी हमें पता लग गया। ये बात समझ में आनी चाहिए हर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से आ जाना चाहिए आंसर इसका। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे न्यूमेरिकली करने की कोशिश करते हैं। ठीक, न्यूमेरिकली करने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है इफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद 20 ग्राम्स ऑफ HCl, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 कैन बी जनरेटेड अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। हमें रिएक्शन दे रखी है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के आगे सॉलिड लिख लेते हैं, गैस नहीं होगा यार, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होगा। ठीक, हमें ये रिएक्शन दे रखी है और इसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो कैसे बात करेंगे, हमें दे रखा है 20 ग्राम्स और इसके भी 20 ग्राम्स दे रखे हैं।
ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी हम रिएक्शन को ग्राम्स में डील नहीं करेंगे, रिएक्शन को हमेशा हम मोल्स में डील करेंगे, ग्राम्स में डील नहीं करेंगे। तो हमने मोल्स निकाल लिए। मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने आ गए हमारे पास, 20 डिवाइडेड बाई मोलर मास इसका होता है 100, तो यानी कि आ गया 20/100 ही रहने देते हैं, ठीक है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, मोल्स हैं ये हमारे पास सीधे, ज़्यादा कैलकुलेशन से बचने का तुम्हें जुगाड़ बताते हैं। और मोल्स ऑफ HCl कितने आ गए, 20/36.5। तो अगर हमें लिमिटिंग रेजेंट निकालना हो तो हम लिमिटिंग रेजेंट आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें LR क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट विल बी CaCO3। क्यों, क्योंकि इसके मोल्स कम हैं और इसके ज़्यादा हैं। अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो 36.5, अगर हम मतलब वैसे निकाल लें तो देखो 20/2 इधर लिखा है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो इसे कर दोगे तो ये 73 आ जाएगा। तो अगर हम ये देखें कि 20/100 20/73 से तो छोटा नंबर है, तो क्या हो गया, लिमिटिंग रेजेंट क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अगर लिमिटिंग रेजेंट कैल्शियम कार्बोनेट हो गया तो कैल्शियम कार्बोनेट विल डिसाइड। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने आए थे हमारे पास, 0.2 मोल्स आए थे। तो इसके 1 मोल से 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स व्हाट, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स व्हाट, 1 मोल ऑफ CO2। तो लिख देते हैं सिंस 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट gives 1 mole of CO2, therefore 0.2 moles of calcium carbonate will give 0.2 mole of CO2। तो मास ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, मास ऑफ CO2 आ जाएगा 0.2 × 44 यानी कि 8.8 ग्राम्स। क्या आ जाएगा, 8.8 ग्राम्स आ जाएगा CO2 का मास। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को हो तो बताओ भाई जल्दी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आसानी से लग गया। ठीक, अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर के लिए है, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, जिस पे HW लिखा है वो होमवर्क के लिए है, और इसका आंसर तुम मेरे को निकाल के चैट पे लिखोगे। ठीक है, एक सवाल मैंने लगा दिया। इनफैक्ट अब लिमिटिंग रेजेंट की बात मेरी समझ में आ गई होगी, अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, तो एक सवाल ये है। अब बात करते हैं परसेंटेज यील्ड की। परसेंटेज यील्ड क्या है, परसेंटेज यील्ड इज द एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। मान लो तुम 10th में थे, तुम्हारे परसेंटेज है 95, आ कितने सकते थे, 100 आ सकते थे। तो जितने परसेंट आए कितने आ सकते थे, अगर उससे हम डिवाइड कर दें तो हमें एक्चुअल यील्ड पता लग जाएगी। तो मतलब परसेंटेज यील्ड पता लग जाएगी। तो एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मतलब मैक्सिमम कितनी आ सकती थी और कितनी आई, उसका अगर हम रेशियो ले लें तो हमें पता लग जाएगा क्या, कि परसेंटेज यील्ड आती है, यानी एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड कितनी आ सकती थी। ठीक, तो मेरी बात ये समझ में आई सिंपल। इसके लिए तो क्वेश्चन ही कर लेते हैं सीधा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फॉर द रिएक्शन CaO plus twice HCl gives CaCl2 plus H2O, CaO plus twice HCl gives CaCl2 plus water, 1.12 grams of CaO is reacted with excess of HCl and 1.85 grams of calcium chloride is formed. What is the percentage yield of the reaction? ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा कि मोल्स ऑफ, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, मोल्स ऑफ CaO निकाल लेते हैं। 1.12 डिवाइडेड बाय 56, तो ये आ जाएगा 0.02 मोल्स आ गए, किसके, मोल्स ऑफ CaO आ गए। अब जब रिएक्शन लिखी है तो रिएक्शन क्या लिखी है, CaO plus twice HCl gives CaCl2 plus water लिखी है रिएक्शन, ये रिएक्शन लिखी है। अब इस रिएक्शन में अगर ध्यान से देखोगे, तो क्या कहेंगे हम लोग कि हमारे पास मोल्स किसके हैं, t = 0 पे मोल्स कितने हैं इसके, 0.02 मोल्स हैं, और ये एक्सेस में है। अगर एक्सेस में है तो यही LR हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा था, सिंपल बात है। तो दिस विल डिसाइड कि CaO कितना बनेगा। तो मोल्स ऑफ CaCl2 फॉर्म्ड
थियोरेटिकली कितने आ गए? थियोरेटिकली आ गए कितने? 0.02। तो मास ऑफ CaCl2 formed theoretically will be 0.02 into molar mass of CaCl2 यानी कि 2.22 ग्राम्स आना चाहिए था। तो परसेंटेज यील्ड कितनी आ गई भाई? परसेंटेज यील्ड एक्चुअल यील्ड कितनी है ऊपर देख लेते हैं क्वेश्चन में, 1.85 ग्राम्स डिवाइडेड बाई ट्रिपल 2.22 इंटू 100। तो इसका आंसर भाई कोड कर दोगे, बाकी सवाल लगा दिए, कैलकुलेशन तो तुम कर ही लोगे, तुम्हारे भरोसे छोड़ दें कैलकुलेशन। लगभग 83.22 आएगी, एक बार इसे चेक कर लेना, लगभग 83.22 ही आएगी। 83 चलो मैं लिख ही देता हूँ आंसर, 83.33 आ रही है। तो परसेंटेज यील्ड निकल आई। इसके बाद एटॉमिक मास निकालने का एक और तरीका होता है जिसे कहते हैं डिलॉन्ग्स एंड पेटेट्स लॉ। कितने लोगों ने सुन रखा था, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमने डिलॉन्ग्स एंड पेटेट्स लॉ सुन रखा था। तो डिलॉन्ग्स पेटेट्स लॉ क्या कहता है कि एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 6.4। इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 6.4। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। फिर ये मैंने एक क्वेश्चन पेस्ट किया यहाँ पे, इस क्वेश्चन को लगा के होमवर्क में रखेंगे और इसके आंसर भी मेरे को कमेंट में चाहिए। थोड़े थोड़े सवाल देते रहेंगे जिससे तुम्हें आराम रहेगा करने के लिए भी, और अगर नहीं लगेगा तो बिल्कुल मेरे को कमेंट करके ये बताना कि सर ये वाला सवाल नहीं हुआ, आई विल टेक दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीक्स क्लास। ठीक है, हर थर्सडे को तुम ये वीडियो जो लास्ट वीडियो आएगा 11th का, उसमें मेरे को बताओगे कि क्या बात नहीं समझ में आई इन 2 क्लासेस में, वो मैं अगली क्लास में ले लूँगा। और हर सैटरडे संडे तुम मेरे को बताओगे कि 12th में क्या नहीं समझ में आया, वो मैं ले लूँगा अगली क्लास में। बात मेरी क्लियर है? ठीक, तो ये होमवर्क करना है और होमवर्क करना है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मासेस। कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मासेस। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड दैट कंटेन्स 26.6% ऑफ पोटेशियम, 35.4% ऑफ क्रोमियम एंड 38.1 की जगह इसे 38 कर लेना यार, है ना, 38 कर लेना, इसे सही कर देते हैं, इसे कट कर देते हैं, ये 38% है। ठीक है, 38% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। तो तुमसे पूछा गया है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम टेबल बनाते हैं। कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे एलिमेंट, ईमानदारी से बनाएंगे, बिल्कुल जल्दी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक सवाल आएगा वो भी गलत कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे लिख लेते हैं मास परसेंटेज जो हमें गिवन है, यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक मास, फिर लिख लेते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स के बाद लिख लेते हैं सिंपल रेशियो। ईमानदारी से टेबल बनाना भैया, अगर ईमानदारी से टेबल नहीं बनाई तो गड़बड़ हो जाएगा मामला सारा। ठीक, एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास, पोटेशियम है, क्रोमियम है एंड ऑक्सीजन है। इनके मास परसेंट कितने दिए हैं, 26.6% दिया है, 35.4% दिया है और हमें दिया है 38%। एटॉमिक मास पोटेशियम का कितना है, 39 है। ठीक है, 39 या 40, 39 ले लेते हैं, गिवन है हमें। क्रोमियम का 52 गिवन है और ऑक्सीजन का 16 गिवन है। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, ये एक थोड़ी सी अजीब सी बात है। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, जो गिवन परसेंटेज है उससे एटॉमिक मासेस का डिवाइड कर देते हैं। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.68, ये भी आ जाएगा 0.68 और ये आ जाएगा 2.38। ठीक, सिंपल रेशियो में जो इन सब में सबसे छोटा नंबर है भाई, देखो आसानी से समझो, जिसमें सबसे छोटा नंबर है उससे हम सबको डिवाइड कर देंगे। तो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, 0 पॉइंट नहीं, इसमें 2.38 लेंगे, 0.68, तो ये 3.5 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, K1 CR1O 3.5।
नियरेस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया n से, इसमें n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू होता है मॉलिकुलर फॉर्मूला। इसे नीचे रख लेते हैं, रुक जाओ। इज इक्वल्स टू होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक, तो अब n की वैल्यू कैसे लेंगे? इन जनरल हम इंटीजर ले लेते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं K1 CR1 और O 3.5 में, तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया K2 CR2O7। तो देखो हमने किया क्या, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इस बात को पूरी, तो जिससे समझ में आ जाए। हमें क्या करना था कि हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना था, मास परसेंटेज हमें गिवन थे, तो हमने K, CR और O लिखा, सबके मास परसेंटेज लिख लिए, सबके एटॉमिक मास लिख लिए। अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल टू, चाहे यहाँ पे लिख लो, इज इक्वल्स टू मास परसेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, जिससे तुम्हें याद रहे, और सिंपल रेशियो फिर हमने ले लिया, जो स्मॉलेस्ट नंबर था उससे सबको डिवाइड कर लिया। अब मॉलिकुलर फार्मूला कैसे निकालते हैं? मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है, और n की वैल्यू हम अलग अलग तरीकों से निकालते हैं, जिसमें पहला तरीका है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ ए गैस एट ए गिवन टेम्परेचर अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर हमें पता है कि पीवी इक्वल टू क्या होता है? nRT होता है, n नंबर ऑफ मोल्स है, तो पीवी को लिख लें W अपॉन M इंटू RT, वेयर W इज गिवन मास और M इज कॉल्ड मोलर मास। ठीक, तो P इज इक्वल टू लिख लें W अपॉन V इंटू 1 अपॉन M इंटू RT। W अपॉन V इज कॉल्ड डेंसिटी, इसे क्या कहते हैं हम लोग? डेंसिटी। ये तो पता ही मास बाई वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी। तो P इज इक्वल टू हो गया D इंटू RT बाई M। तो डेंसिटी की वैल्यू जो निकल आई वो आ गई PM बाय RT। डेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई? PM बाय RT आ गई। देखो यार, बहुत ज़्यादा तेज पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कॉन्क्रीट पढ़ो, और मतलब जो शीट है उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, उन टॉपिक्स को ला के ख़त्म करो साथ साथ, है ना। तो अगर हम वेपर डेंसिटी निकालें तो वेपर डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू प्रेशर इनटू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय R इंटू T डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ गैस इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इंटू RT, क्योंकि सेम टेम्परेचर और प्रेशर रखना है। अब देखो इसमें से P से P कैंसिल हो गया, RT से RT कैंसिल हो गया, तो वेपर डेंसिटी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई M ऑफ गैस डिवाइडेड बाय M ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इसे लिख सकते हैं क्या कि वेपर डेंसिटी किसके बराबर आ गई? M ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 2। तो इसके लिए हम सीधे फॉर्मूला लिख देते हैं कि मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। ठीक, हम लोगों ने आज कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया, जिनसे एक एक छोटे छोटे, देखो इनसे कोई सवाल ऐसा सच नहीं आता, लेकिन ये बेसिक्स है। वेपर डेंसिटी इंटू 2 की ज़रूरत तुम्हें इतनी पड़ेगी जितनी किसी भी चीज़ और की पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस बात को हम लोगों ने अच्छे से सीखा, डेंसिटी को हमने इसे डेराइव करके दिखा दिया तो वह पूरा ऐसे बढ़िया से। और आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म सारे ही पढ़ेंगे, मतलब परसेंटेज बाई वेट से लेके नॉर्मेलिटी तक। फॉर्मेलिटी नहीं पढ़ेंगे, फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे ज़बरदस्ती पढ़ने से दिमाग ख़राब होगा और कुछ नहीं। पीपीएम तक बात करेंगे, वो पूरी वहाँ तक ख़त्म करेंगे, और फिर एक क्लास और लगेगी, यानी कि 4 क्लास में ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा, जिसमें मैं परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 और टाइट्रेशंस भी बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीक थर्सडे तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, इसके सवाल तुम्हें लगाने होंगे। फिर एनसीईआरटी का एक लेक्चर आएगा, जो एनसीईआरटी मैं रीड आउट कर दूंगा। वैसे इस चैप्टर के एनसीईआरटी की उतनी ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं रीड आउट कर दूंगा। और अगला लेक्चर लंबा होगा, ये तो बात मान के चलो। और 12th वालों का लेक्चर सैटरडे को आएगा, लिक्विड सोल्यूशन से स्टार्ट होगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है इस टाइम पे, लिक्विड सोल्यूशन पढ़ना ज़्यादा ईजी रहेगा हमारे लिए, इसलिए वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, मेरे को लगता है कि मेरी बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है।
PDF जरूर लेक्चर का डाउनलोड करके बढ़िया सुंदर नोट्स बनाने हैं सबको। और एक लेक्चर तुम बताना, अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मैं बताऊंगा कि विच बुक यू शुड रिकमेंड, या पढ़ो कौन सी, है ना। कई लोगों को दिक्कत होगी ना कि 11th वालों को बहुत लगता है कि सर ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, तो उस बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए हम लोग ब्रेक लेते हैं। 11th वालों से फिर से हम लोग मिलेंगे कब, ट्यूसडे को, और सैटरडे को मिलेंगे हम लोग किससे, 12th वालों से लिक्विड सोल्यूशन के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ी अपनी फैमिली हो जाएगी तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। सोचो ज़्यादा लोग डाउट पूछेंगे तो मैं ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँगा, सिंपल बात है ये। और मेरा भी इंतु बढ़ता रहेगा जब लोग बढ़ेंगे। तो तुम्हारा काम ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगों की तरफ से है, गुरु दक्षिणा ये है कि लोगों तक पहुँचाओ, ठीक है। बाकी सब कुछ फ्री है, हमेशा फ्री रहेगा। अपना ध्यान रखो, लोगों तक पहुंचाते रहो, खूब पढ़ाई करो, और हम लोग अगले साल जेई को अच्छे से क्वालिफाई करेंगे, नीट भी करेंगे। ये बिल्कुल नीट वालों के लिए भी उतना ही रिलेवेंट है, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।